चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये 3-4 तो नोट्स है, बाकी आ रहा है प्रिंट होके। एक दो इधर ले लो, एक दो इधर ले लो, ठीक है। लो पीछे एक दे दो, और आ रहा है प्रिंट होके, ठीक है। इधर पीछे एक दे दो, बाकी आ रहा है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बताओ? इकोनॉमिक्स शुरू किए थे पिछले क्लास में, है ना? याद है? तो आगे भी क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। स्टार्टिंग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हम लोग समझे थे कि इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है। पहला पहला पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट स्टैटिस्टिक्स, है ना। फर्स्ट है माइक्रो और दूसरा है स्टैट्स। इसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 20 मार्क तुम्हारा प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है, टोटल मिलाकर 100, ठीक है। अब इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? माइक्रो के अंदर में 11 चैप्टर्स, प्लस इसमें कितने चैप्टर हैं? 9। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 20 चैप्टर्स, ठीक है। हमें टोटल पूरे सिलेबस में, क्लास 11th के सिलेबस में माइक्रो और स्टैट्स मिलाकर 20 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। अच्छा, 12th में क्या सब्जेक्ट था हमारा? मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। वैसे तो नाम ही अलग है सब्जेक्ट का, यहां पर माइक्रो है, वहां स्टैट्स है, और उधर मैक्रो और इंडियन है, ठीक है। डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हायर वर्जन होता है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो कि अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है, जैसे अकाउंट्स में है, अभी अगर जर्नल एंट्री नहीं पढ़ोगे, जर्नल एंट्री पढ़ रहे होगे अभी स्टार्टिंग में, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह थ्योरी पढ़ रहे होगे अभी, अगर वही नहीं पढ़ोगे तो आगे जाकर फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम आएगा क्लास 12th में। सेम यहाँ पर भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैट्स का उतना लेना देना नहीं है 12th के साथ, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका हायर वर्जन है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तुम 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, ठीक है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। हम पिछले क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इकोनॉमिक्स का 3 मेजर प्रॉब्लम्स। क्या क्या था 3 ठो प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स का? सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, चाहे मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारे पॉकेट में जो पैसा है, या अगर मैं बिजनेसमैन का बात करूं तो उसके पास जो रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, या जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है। दुनिया में गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट के पास जितना फंड्स है या जो भी रिसोर्सेस है, हर इंसान के पास रिसोर्सेस क्या होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्सेस, ये हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम अनलिमिटेड वॉन्ड्स, हमारा जो वॉन्ड्स है वो टोटल 3 प्रॉब्लम्स है। 2 प्रॉब्लम जो है वो रिसोर्सेस वाला है, और एक प्रॉब्लम जो है वो हमारा प्रॉब्लम है। वो हमारा प्रॉब्लम क्या है? चालू हुआ लर्निंग है। हेलो हेलो, हाँ तेज।
चेक कर लो ऑडियो एक बार। देखो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है अनलिमिटेड वांट्स। हमारा जो वांट्स होता है वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। तुम्हारा अगर एक वांट सेटिस्फाई होता है तो हमारा नेक्स्ट वांट आ जाता है, नेक्स्ट सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद वाला नेक्स्ट वांट आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन का नेचर ये है कि उसका अगर एक वांट सेटिस्फाई होता है तो वो दूसरे वांट की तरफ जाता है। तो सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में जो हम पढ़े थे वो है अनलिमिटेड। तीसरा प्रॉब्लम, एक और मेजर प्रॉब्लम है, एक और मेजर प्रॉब्लम है जो है ऑल्टरनेट यूज। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है हमारा ऑल्टरनेट यूज। रिसोर्स के साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो रिसोर्स लिमिटेड है और दूसरा रिसोर्स हमारा उसका ऑल्टरनेट यूज भी है। ऑल्टरनेट यूज होने से क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एक रिसोर्स को बहुत सारे जगह हमारे पास ऑप्शन से यूज करें। और मान लो तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपीज, अब ये 500 रुपीज को तुम बहुत सारे तरीके से खर्च कर सकते हो। कोई खाना खरीदने के लिए खर्च कर सकता है, कोई पेट्रोल भराने के लिए खर्च करेगा, कोई मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए खर्च करेगा, तो कोई किसी और चीज में खर्च करेगा। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, तो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होता है तब हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, हमें बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको यूज करना है। ठीक है, तो तीसरा प्रॉब्लम है ऑल्टरनेट यूज, रिसोर्स का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव। तो रिसोर्स से रिलेटेड दो प्रॉब्लम है, एक लिमिटेड रिसोर्सेस और दूसरा ऑल्टरनेट यूज। और हमारे हमसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड। तो इन तीनों प्रॉब्लम की वजह से हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये तीन प्रॉब्लम है। अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं पड़ता। जैसे मान लो लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता, लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड होता मान लो। तो जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो फिर क्या चीज का टेंशन, सारा वांट्स तो सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। रिसोर्स को ऑल्टरनेट यूज से भी क्या हर जगह यूज करो। अगर तुम्हारे पॉकेट में अनलिमिटेड पैसा है तो अब तुम्हें क्या किस चीज का टेंशन, मोबाइल रिचार्ज करना है वो भी कर लो, खाना खाना है वो भी कर लो, उसके बाद पेट्रोल भराना है वो भी कर लो, सारा काम कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वांट्स भी सारे सेटिस्फाई होंगे और अल्टरनेट यूज वाला प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। मान लेते हैं ये ठीक है, चलो ये लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन हमारा वांट्स जो है वो अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड है। अगर वांट्स लिमिटेड है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वांट्स ही जब लिमिटेड है तो जो लिमिटेड रिसोर्सेस हो उससे तो सॉल्व हो जाएगा, हमें ना एक्स्ट्रा का दरकार पड़ेगा ही नहीं, तो फिर अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और मान लो दोनों ठीक है, तीसरा वाला रिसोर्स का अल्टरनेट यूज ही नहीं है, एक सिंगल यूज रिसोर्स। जैसे मान लो तुम्हारे पॉकेट में मैं बोला 500 है, 500 ना होकर पेट्रोल है 5 लीटर, अप्रोक्स वही 500 रुपीज का हुआ, 5 लीटर पेट्रोल है। अब क्या करोगे, क्या अब ऑल्टरनेट ऑप्शन है, अब कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास, अब एक ही ऑप्शन है स्कूटी में डालो और स्कूटी, बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो जब हमारे पास ऑल्टरनेट यूज ही नहीं होगा रिसोर्स का, सिंगल यूज होगा, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो सारा प्रॉब्लम इस वजह से है बिकॉज तीन प्रॉब्लम एग्जिस्ट, रिसोर्स लिमिटेड है, फंड्स अनलिमिटेड है और रिसोर्स का ऑल्टरनेट। क्लियर है बात यहाँ तक, ये हम पिछले क्लास में पढ़े है ना। आज हम लोग आगे चले, ठीक है, चलो नोट्स में आते हैं थोड़ा। हम लोग इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़े थे पिछले क्लास में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़े थे हम लोग, तीन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे। पहला प्रॉब्लम जो था हमारा वो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन फोन और तीसरा ऑल्टरनेट यूज। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़े थे क्या हम इकोनॉमिक्स का, पढ़े थे, एक बार फिर से पढ़ो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का, ले लो नोट्स और आ गया, ले लो, किसके पास नहीं है यहाँ से ले लो, ले लो, दो तीन आया है और आ रहा है, ले लो, है ना, बोलो, पढ़ो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way society choose to use its
लिमिटेड रिसोर्सेज, सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेगा। क्या कर रहे हो? देखो, सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेगा विच हैव ऑल्टरनेट यूज, इसका बहुत सारा ऑल्टरनेट यूज है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। पहला तो ये समझ में आ गया हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज 3 प्रकार के प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम रिसोर्स लिमिटेड है, दूसरा प्रॉब्लम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और तीसरा प्रॉब्लम हमारा रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज। इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, अब आगे चलते हैं। एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी में नहीं, चलो मान लेते हैं तुम एक बिजनेस करने वाले, एक बिजनेस करने का सोच रहे हो, न्यू बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? अगर मैं बोलूं तुम लोगों के पास पैसा है, अब उस पैसे से, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्या? वो तो बी वाला ठीक है, क्या चीज का बिजनेस करोगे? हर के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, घर वाले बोले पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया, अब जा बिजनेस कर। जब बिजनेस करोगे तब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आने वाला है? क्या बिजनेस कर? कोई बोलेगा मुझे टू व्हीलर का शोरूम खोलना है, तो कोई बोलेगा मुझे हॉस्पिटल खोलना है, कोई बोलेगा मुझे स्कूल खोलना है, कोई बोलेगा मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई बोलेगा कुछ खोलना है। ठीक है, तो हर कोई अलग अलग प्रकार का बिजनेस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी तुम बिजनेस करते हो तुम्हारे माइंड में आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। कोई बोलेगा मुझे मोबाइल बनाना है, कोई बोलेगा मुझे मेडिसिन बनाना है, कोई बोलेगा मुझे फर्नीचर का दुकान खोलना है, कोई बोलेगा मुझे किसी और राइस मिल खोलना है, कोई बोलेगा मुझे ऑयल प्लांट खोलना है। तो हर एक पर्सन का अलग अलग बिजनेस, ठीक है, हर कोई अलग अलग आइडिया लेकर आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा व्हाट टू, क्या प्रोड्यूस कर। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा माइंड में? सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है हाउ टू प्रोड्यूस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे आइसक्रीम फैक्ट्री खोलना है, मुझे आइसक्रीम फैक्ट्री खोलना है, मुझे आइसक्रीम का बिजनेस। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन का प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दिया, व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे आइसक्रीम फैक्ट्री खोलना। ठीक है, सेकंड डिसीजन है हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम रेसिपी नहीं देखते कि आइसक्रीम बनेगा कैसे, कितना मिल्क डालना है, कितना शुगर डालना है, कितना क्या डालना है। ये सब काम उनका होगा जिनको मैं हायर करूंगा, जो आइसक्रीम बनाएंगे। मेरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। दो प्रकार का सिचुएशन होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास लेबर इंटेंसिव, और दूसरा है कैपिटल। अब व्हाट इज लेबर इंटेंसिव? जिसमें सारा काम मैनुअली होता है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क मैनुअली होता है। ठीक है, मतलब हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे मशीनरी खरीदने में, हम लेबर्स को हायर करेंगे, लेबर्स हमारे लिए हर रोज आइसक्रीम बनाएंगे और हम लोग उसको मार्केट में बेचेंगे। और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में हम क्या करेंगे, हम लेबर कम हायर करेंगे लेकिन ऑटोमेटिक मशीन्स ज्यादा खरीदेंगे, हम ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमारा डिपेंडेंसी लेबर के ऊपर कम हो, हमारे मशीन्स के द्वारा सारे प्रोडक्शन हो और हम उसको। ठीक है, अब तुम बताओ कौन से सिचुएशन में हम लेबर इंटेंसिव लेंगे, कौन से कैपिटल इंटेंसिव? तुम अगर बिजनेस करना चाहते हो आइसक्रीम का भी, तुम क्या करोगे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? हर कोई का मन तो होता है कैपिटल इंटेंसिव करने का, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारा है कैपिटल इंटेंसिव। अब कैपिटल इंटेंसिव में क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा पहली बात तो। ठीक है, तो पहले चेक करो उतना फंड्स है या नहीं है, या उतना फंड्स का तुम उतना लोन ले सकते हो मार्केट से या नहीं ले सकते हो। पहला बात तो वो हो गया। दूसरा, पैसा मान लो है, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है कि वो मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, जो मशीन तुम चाहिए। अब तुम जिस एरिया में प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, एरिया में वो सारी चीज़ें, खाली मशीन बाहर से ले आने से खराब हुआ तो टेक्नीशियन भी लाना पड़ेगा, तो वो सारा फैसिलिटीज़ पर्टिकुलर एरिया में है या नहीं है।
प्रॉब्लम, मशीन तो आ जाएगा। अब मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेबर तो कम चाहिए, लेकिन जो लेबर चाहिए वो स्किल्ड लेबर चाहिए अब, क्योंकि मशीन तो हम किसी भी लेबर से चालू नहीं करवा सकते। लेबर 100 की जगह 10 लगेंगे, लेकिन ये जो 10 लगेंगे ये अब स्किल्ड लेबर लगेंगे। तो क्या ये अवेलेबल है या नहीं? तो पहले वो सारी चीज़ों को चेक करना। अगर वो सब कुछ है अवेलेबल और लेबर का मतलब लेबर का शॉर्टेज चल रहा है मार्केट में, हमारे पास कैपिटल का कोई कमी नहीं है, हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मशीन्स हमें चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है, मशीन को चलाने वाले स्किल्ड लेबर भी मार्केट, मशीन को ठीक करने के लिए स्पेयर पार्ट्स और उसके टेक्नीशियन भी अवेलेबल है। जब सब कुछ होता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, कैपिटल। और किस केस में लेबर इंटेंसिव करेंगे हम? जहाँ कैपिटल का प्रॉब्लम हो, जहाँ पर मशीनरी अवेलेबल ना हो, जहाँ पर टेक्नीशियंस अवेलेबल ना हो, जहाँ पर स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना हो, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे लेबर इंटेंसिव। अब चलो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मान लो मैं फैक्ट्री बैठा रहा हूँ किसी गाँव में, एक बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत गाँव एरिया है, वहाँ पर अगर मैं फैक्ट्री बैठा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है? आस-पास गाँव में बहुत सारे लोग खाली बैठे रहते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग भरे पड़े हैं उस एरिया में, तो वहाँ पर मुझे क्या चूज़ करना है? लेबर इंटेंसिव है, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि वहाँ पर मुझे सस्ते दामों में लेबर मिल जाए। लेकिन वहीं पर अगर मैं फैक्ट्री बैठा रहा हूँ दिल्ली में, पूरे जो कैपिटल सिटी में, पूरे मेन मार्केट एरिया के बीच, ठीक है? अब वहाँ पर मुझे क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? कैपिटल, बिकॉज़ वहाँ पर लेबर का कमी होगा, सिटीज़ में लेबर नहीं मिलती, ठीक है? तो तुम्हें पहले चूज़ करना पड़ेगा कि तुम्हें लेबर इंटेंसिव में या कैपिटल इंटेंसिव, ऑन द बेसिस ऑफ योर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कितना रुपया तुम्हारे पास है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, टेक्नीशियन अवेलेबल है या नहीं है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को चेक करके यू हैव टू चूज़, तुम्हें पहला ऑप्शन लेबर में जाना है या दूसरा ऑप्शन कैपिटल में। क्लियर है बात? तो दोनों में से हम ऑप्शन को चूज़, ठीक है? ये है हमारा दूसरा डिसीजन। तीसरा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हो गया आइसक्रीम बनाना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं कैपिटल इंटेंसिव में, तो दोनों प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया, पहला 2 प्रॉब्लम, ठीक है? व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। दोनों मैंने कर लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस में आइसक्रीम फैक्ट्री और कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसमें कैपिटल इंटेंसिव मेथड हम लोग लगाएँगे, ठीक है? अब तीसरा प्रॉब्लम, क्या है तीसरा? फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये क्या होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस? क्या मतलब क्या है इसका? इसके लिए मतलब कस्टमर आएँगे, खरीदेंगे, खाएँगे, उनके लिए बनाएँगे। तो इसमें क्या डिसीजन हो गया? आइसक्रीम तो सब खाते हैं। अब देखो आइसक्रीम में बहुत कैटेगरी, हर प्रोडक्ट में बहुत सारा कैटेगरी, ठीक है? जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, आइसक्रीम बहुत वैरायटी का होता है। आइसक्रीम हर कोई तो खाता है, बच्चे भी, एडल्ट्स भी खाते हैं, बूढ़े लोग भी खाते हैं, हर कोई खाता है। आइसक्रीम में बहुत सारा वैरायटी होता है। तुम देखे हो गर्मियों के दिन में एक ठेला वाला आता है, ₹1 ₹5 का आइसक्रीम, स्टिक वाला आइसक्रीम, घर-घर घूम-घूम कर, हैं? ₹1 ₹2 ₹5, हमारे टाइम में तो ₹1 में मिलता था, अब तो हम गया हमारा ज़माना। आजकल नहीं मिलता, ₹5 में तो मिलता ही होगा, वो जो साइकिल में आते हैं बेचने के लिए, है ना? मिलता है ₹5 में, कैसे नहीं मिलता? 5 1 5 चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है? ₹10 में तो मिलता है, ये पता है ये, ठीक है? 1 से ₹10 वाला आइसक्रीम, घर-घर घूम-कर जो बेचता है। दूसरा आता है 30 ₹40-50 वाला आइसक्रीम, वो कोन आइसक्रीम हो गया, ये सब आइसक्रीम होता है जो दुकानों में मिलता है आस-पास में। ये आइसक्रीम घर-घर नहीं आता, ये आइसक्रीम दुकानों में मिलता है आस-पास में, ठीक है? और एक होता है जो मॉल्स में मिलता है, 200, 500, 600, ₹800 वाला आइसक्रीम, ठीक है? तीनों आइसक्रीम में देखो, ये भी आइसक्रीम है, लेकिन तीनों कस्टमर, तीनों प्रोडक्ट अलग-अलग है, तीनों का मार्केटिंग करने का तरीका अलग-अलग है, तीनों को बेचने का लोकेशन अलग-अलग है। ये घर-घर घूमकर बेचता है, क्योंकि ये घर-घर घूमकर ही बिकेगा। अगर मॉल में तुम ₹5 का आइसक्रीम बेचोगे, तो वहाँ पर वो नहीं बिकेगा। वहीं पर घर-घर घूम के ₹500 का आइसक्रीम बेचोगे तो कोई, ठीक है? तो हर एक प्रोडक्ट का अपना प्लेस, अपना मार्केट, अपना कस्टमर, बात समझ में आया? तो इसमें से अब किसको बेचना है? आइसक्रीम तो बनाओगे तुम, कौन-सा आइसक्रीम? ये वाला बना करना पड़ेगा। कहाँ पर तुम्हें, कहाँ पर तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो? तुम्हारे टारगेट कस्टमर कौन है? तो कभी भी हम कोई बिज़नेस करें,
बिजनेस शुरू करने से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन। जब तक तुम कस्टमर को डिसाइड नहीं करोगे कस्टमर कहाँ पे है तुम्हारा, के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, तब तक वो मार्केट। अब सोचो मैं बना लिया फैक्ट्री, मैं कैपिटल इंटेंसिव लगा दिया, मैं 500 रुपए वाला आइसक्रीम बनाना शुरू कर बरगढ़ में, ठीक है, कितना बेच लूंगा? बहुत कम क्वांटिटी बेच पाऊंगा, ठीक है। या मैं एक रिमोट लोकेशन में था, एक गांव के अंदर में था, वहां पर मैं कितना नहीं है। तो अगर मुझे उस एरिया के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था तो मुझे क्या डिसीजन लेना था? 1 से 10 रुपए वाला आइसक्रीम या मैक्स टू मैक्स 40 से 50 रुपए वाला आइसक्रीम का। लेकिन वहीं पर अगर मैं सिटी में सिचुएटेड हूँ, जहाँ पर मेरे आसपास बहुत सारे मॉल्स, मूवी हॉल, मूवी थिएटर्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, बड़े-बड़े होटल्स के साथ मेरा टाई अप है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स के साथ मेरा टाई अप है। तो उस केस में मुझे कौन-सा आइसक्रीम 500 वाला, 200, 500, 700, ₹1000 वाला। बात समझ रहे हो? तो जब भी बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन हमें 3 इम्पोर्टेंट डिस पहला तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है? प्रोडक्ट डिसाइड करो, आइसक्रीम बनाना है, फर्नीचर बनाना, पेन पेंसिल बनाना है, लाइट बनाना है, क्या बनाना है? पहले तो वो डिसाइड होगा। सेकंड डिसाइड होगा हाउ टू प्रोड्यूस, तुम प्रोडक्ट को कैसे बनाओगे? लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव। और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में तुम टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट, कौन तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद। जब तक ये डिसाइडेड नहीं होगा सब कुछ किया हुआ बेकार है। सबसे पहला स्टेप बिजनेस में ये होता है, बिजनेस को शुरू करने से पहले, स्टैब्लिश करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है ये तीनों डिसीजन लेना। इसमें तुम 1 रुपए भी खर्च नहीं की, सबसे पहला काम है क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तुम्हारे टारगेट कस्टमर कहाँ पर हैं। अब सोचो मैं एक कपड़े का शोरूम खोलूँ किसी गांव में जहाँ पर विलेज एरिया है और पोवर्टी, बिलो पोवर्टी लाइन सब, वहाँ पर मैं एक बड़ा हाई फाई कपड़ा का ब्रांड का शोरूम खोल, एक भी पीस बिकेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक सस्ता सा रिटेल शॉप खोलता हूँ जहाँ पर ठेला वाला टाइप का, तो वहाँ पर 100 रुपये 50 रुपये में कपड़े अवेलेबल हैं, तो वो सारा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्लेस में प्रॉब्लम। तुम उस प्रोडक्ट को कौन से, हर प्रोडक्ट का बेचने का अपना अपना प्लेस होता है। कॉस्टली आइसक्रीम कभी भी लोकल शॉप में नहीं, कॉस्टली आइसक्रीम कभी भी ठेला वाला घर लेकर आएगा तो तुम उससे नहीं। कॉस्टली आइसक्रीम मॉल्स में बिकेगा, मूवी हॉल्स में बिकेगा, 5 स्टार होटल्स में बिकेगा, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स बिकेगा, वेडिंग, बड़े-बड़े शादी, जो कॉर्पोरेट शादी, बड़े-बड़े जो लोगों का शादी होता है, वेडिंग्स होता है उसमें बिकेगा। उन सारी जगह में ये प्रोडक्ट सेल होगा। वहीं पर छोटा आइसक्रीम, 10 रुपए वाला आइसक्रीम, इन सभी जगह में सेल नहीं होगा। मूवी हॉल में नहीं बिकेगा, कि तुम्हारा मॉल्स में नहीं बिकेगा, कॉर्पोरेट रहेगा, वेडिंग्स में ये सारे आइसक्रीम, ये आइसक्रीम कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पर ये बिकेगा? ये घर-घर जाकर ठेला में बेच, बात समझ में आया? तो हर एक प्रोडक्ट का अपना प्लेस होता है, के अकॉर्डिंग टू माय टारगेट। अब माइंड में एक क्वेश्चन आया, एक काम करते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री तो बनाई है, तीनों बना लेते हैं, व्हाई नॉट ऑल? सोचो क्या बोलोगे? हाँ, अलग-अलग तरीके से बेचना तो, लेकिन मैं तो आइसक्रीम फैक्ट्री बैठा रहता, तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ मैं तीनों प्रकार का आइसक्रीम बना लेता, क्या करें? इज इट पॉसिबल और नॉट? क्यों नहीं है पॉसिबल? क्यों नहीं है पॉसिबल? सारे कस्टमर को टारगेट करता हूँ, मतलब घर-घर जाकर भी बेचूँगा, बगल शॉप में भी रहेगा और मॉल्स और बड़े-बड़े इवेंट्स में भी। ब्रांड का नाम नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक था लिमिटेड रिसोर्स। तुम सारा काम कर ही नहीं सकते। हम पहला अजम्पशन लिए थे कि तुम सब कुछ नहीं बना सकते। कभी किसी ब्रांड को देखे हो? वो ₹1 का प्रोडक्ट भी बना रहा है और ₹1,00,000 का प्रोडक्ट भी बना रहा है। बहुत ही रेयरेस्ट कोई एक आध ब्रांड होंगे जो ऐसा काम करते हैं। नॉर्मली नहीं तो ब्रांड का अपना इमेज होता है। वो अपना प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। वो एक मिनिमम प्राइस रेंज होता है। वो उसी प्राइस रेंज का प्रोडक्ट बनाएँगे और अगर उन्हें दूसरे प्राइस रेंज का प्रोडक्ट बनाना है, तो वो लोग दूसरा ब्रांड लॉन्च करते हैं। अपने ही ब्रांड के अंदर एक और नया ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, इसमें वो लोग सस्ता प्रोडक्ट बना, ऐसा होता है नॉर्मली। तो
पहला प्रॉब्लम तो ये है लिमिटेड रिसोर्स, हम सारा काम कर ही नहीं सकते, हमें पहले तो डिसीजन लेना है कि हम क्या करेंगे, बिकॉज हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है बात? आते हैं बुक में, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में। अच्छा, एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ एक और प्रॉब्लम जोड़ देंगे, लिख लो, नोट्स है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच प्रोड्यूस, कितना बनाना है, क्वांटिटी भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, खाली बनाएंगे बोलने से नहीं होगा। छोटा फैक्ट्री बैठाना है, बड़ा फैक्ट्री बैठाना है, मीडियम साइज फैक्ट्री बैठाना है, सिर्फ बरगढ़ में बेचना है, पूरे उड़ीसा में बेचना है, पूरे इंडिया में बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ एक और छोटा सा प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीजें होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, करना पड़ेगा लेबर इंटेंसिव लोगे या कैपिटल। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर हम डिसाइड करते हैं हमारे टारगेट कस्टमर, कौन हमारा प्रोडक्ट को खरीद, हमारे टारगेट कस्टमर कौन होंगे, टारगेट कस्टमर मतलब किनको हम हमारा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो हम के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट को पहले प्रोडक्ट बनाओगे बाद में कस्टमर ढूंढोगे तो प्रोडक्ट नहीं बिके, पहले कस्टमर ढूंढो फिर प्रोडक्ट बनाओ, हमारा प्रोडक्ट मार्केट सेल हो। ठीक है, तो बेसिकली तीन प्रॉब्लम है, पढ़ लो एक बार फटाफट। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ दिस एक्टिविटी एवरी सोसाइटी हैज फेस स्कैरसिटी ऑफ, हर एक के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कैरसिटी, मतलब लिमिटेड। बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्स, के लिए तीन का हमें डिसीजन, पहला डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर होम टू। ठीक है, एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू क्या प्रोड्यूस, तो डिसीजन लेना है हम कौन सा कॉमोडिटी पहले प्रोड्यूस। ठीक है, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, दो चीजें हैं, सिलेक्शन करना है पहला प्रॉब्लम, और दूसरा उसके अंदर है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में बनाना है, मतलब हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, दोनों यहां पर दिया हुआ है नीचे में, व्हाट पॉसिबल कॉमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू। ठीक है, पढ़ लो एक बार फटाफट दोनों पैराग्राफ। करो फटाफट। ठीक है, व्हाट पॉसिबल कॉमोडिटी टू प्रोड्यूस है ना, और क्या क्या ऑप्शन, हम जैसे चूज आइसक्रीम हो सकता है, आइसक्रीम ऑप्शन हो, बिस्किट का फैक्ट्री लगा सकते हो, हमारे पास तीन चार ऑप्शन हो, तुम्हें पहले वो चेक करना है क्या ऑप्शन है हमारे पास, और दूसरा कितने क्वांटिटी में करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम था कैसे प्रोड्यूस करना है, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें दो है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। पढ़ लो लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब जहां पर हम ज्यादा लेबर लगाएंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा, सब कुछ मैनुअल होगा। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और लेबर कम काम करेंगे, मैनुअल नहीं होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे पास होता है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें,
This problem relates to distribution of produced goods and services the individual within the economy. Selection of category of people. कौन से कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. टारगेट कस्टमर तुम्हारे कौन, ठीक है. हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो या पुअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो, मिडिल क्लास के लिए चाहते हो, ये डिसीजन पहले, ठीक है. ये सारा डिसीजन कब होता है, बिजनेस सेटअप करने के बाद या पहले. पहला 1 रुपए भी खर्च करने से पहले तुम्हें बिजनेस सेटअप करने जाओगे, पहला ये 3 डिसीजन लोगे, फिर जाकर तुम आगे का, ठीक है. क्लियर है. अच्छा, ये प्रॉब्लम खाली हमें फेस करना पड़ता है या सभी को फेस करना, ये प्रॉब्लम खाली हम लोगों को फेस करना पड़ता है बिजनेस सेटअप करने के लिए, या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग हैं सभी को फेस करना, ऑब्वियसली सबको फेस करना पड़ेगा. अच्छा, क्या ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को भी फेस, गवर्नमेंट भी अगर कोई काम करने जाए तो उसको भी फेस, तो ये प्रॉब्लम इकोनॉमी का प्रॉब्लम है. ये इकोनॉमी में हर एक पर्सन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट भी कोई बिजनेस करने जाए तो उसको भी 3 डिसीजन पहले लेना पड़ेगा, क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, और, ठीक है. जब तक ये 3 डिसीजन नहीं लेगा तब तक वो काम नहीं, ठीक है. चलो, तो ये तो हो गया हमारा एक और टॉपिक. अभी तक हम 2 टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर में. क्या क्या था 2 टॉपिक? पहला वाला टॉपिक क्या था? प्रॉब्लम्स. क्या क्या थे प्रॉब्लम्स? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड, और के बाद 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. क्या क्या 3 प्रॉब्लम पढ़े हम लोग? व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ हाउ मच टू, ठीक है. अभी तक टोटल हम इतना, ठीक है. आगे चलते हैं. यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. सबसे पहला डिफरेंस बताओ तुम लोग, माइक्रो और मैक्रो क्या डिफरेंस बताया था लास्ट क्लास में? तो मैं नहीं बताया था, और बताया है, लेकिन मैं जो बताया था वो वाला बताओ. एक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में है और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये 11th क्लास में है. ये कहाँ पर है? सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है. लेकिन ये डिफरेंस एग्जाम में लिखना नहीं है, ये डिफरेंस तुम्हारे जानने के लिए है कि एक 11th में. अब बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो क्या होता है और क्यों एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों, ठीक है. आज मैं बताया माइक्रो नहीं पढ़ोगे तो मैक्रो में समझने में प्रॉब्लम आएगा, तो दोनों में क्या रिलेशन है और दोनों के बीच क्या डिफरेंस. सबसे पहला, माइक्रो के स्पेलिंग में आई आता है और मैक्रो के स्पेलिंग में क्या आता है. बाकी सब कुछ सेम है, देखो खाली एक लेटर का डिफरेंस है. आई आता है में, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट, ठीक है. आगे पढ़ेंगे यहाँ पर. आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट. जब मैं किसी एक पर्सन के बारे में पढ़ रहा हूँ, किसी एक बिजनेसमैन के बारे में पढ़ रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, ठीक है. मैं जैसे आज अपना प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, मुझे बिजनेस सेट करना, तो मुझे 3 डिसीजन, ठीक है. तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पढ़, एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में पढ़, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो. आई का मतलब, जब मैं एक पर्सन के बारे में नहीं पढ़ के पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पढ़, मतलब पूरे इंडिया के बारे में पढ़ रहा हूँ या पूरे स्टेट के बारे में, उड़ीसा के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं बहुत सारे लोगों को मिलाकर
एज अ होल स्टडी कर रहा हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल पर्सन का स्टडी होता है या सिंगल बिजनेसमैन का स्टडी होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एग्रीगेट का स्टडी, सभी को मिलाकर टोटल जो है उसका स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटा छोटा पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं जो इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करेगा। किसी कॉमोडिटी का प्राइस, मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसका प्राइस क्या होगा, उसका डिमांड क्या होगा, कितना मैं प्रोड्यूस करूंगा, कितने प्राइस पर बेचूंगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, ये सब किसके लिए, किसको इम्पैक्ट करेगा? ये सिर्फ मुझे इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो स्टडी है, इसको हम क्या बोलते हैं? और जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं एज अ होल, पूरे नेशन को इम्पैक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, बैंक में क्या इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाई होगा, लो होगा। अब इंटरेस्ट रेट क्या अकेले के लिए हाई होगा या वर्ल्ड में सबके लिए हाई होगा? इंडिया में सबके, सबको इम्पैक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई सिर्फ मुझे इम्पैक्ट करेगा या सभी को इम्पैक्ट करेगा? सभी को इम्पैक्ट करेगा। तो इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, ये सब क्या स्टडी है? मैक्रो, क्योंकि ये सभी को इम्पैक्ट करता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, मैं जो आइसक्रीम बनाता हूँ, मेरे आइसक्रीम का प्राइस क्या हो, ये किसको इम्पैक्ट करेगा? इम्पैक्ट करेगा। या मेरे जो 2 4 10 20 कस्टमर है उनको इम्पैक्ट करेगा, एज अ होल नेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये कौन सा स्टडी है? बात समझ में आया? बेसिक डिफरेंस समझ में आया? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे लेवल का स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े लेवल का। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एज अ नेशन होल के बारे में, ठीक है, और डिफरेंस पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर है बात? ठीक है। सेकंड डिफरेंस, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड कितना होगा, सप्लाई कितना। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट मार्केट में कितना लोग खरीदना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड, ठीक है। ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा डिमांड है, कम लोग खरीदना चाहते हैं तो कम डिमांड। सप्लाई, मैं कितना यूनिट बनाऊंगा, ज़्यादा बेचना चाहता हूँ या कम बेचना चाहता हूँ, तो हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। तो ये सब है एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट का स्टडी, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड एज अ होल, पूरे आइसक्रीम का डिमांड पूरे नेशन में कितना हो, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं, किसी एक पर्टिकुलर फ्लेवर का नहीं, पूरे नेशन में आइसक्रीम का डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये है एग्रीगेट। बात समझ में आया? पूरे नेशन में किसी कॉमोडिटी फर्नीचर का डिमांड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पूरे नेशन में पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये है मैक्रो इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो क्या है? स्टडी सेम है, हम वही पेट्रोल के बारे में पढ़, लेकिन पहला केस में हम एक इंडिविजुअल पेट्रोल पंप के बारे में पढ़ रहे थे और दूसरे में हम पूरे नेशन में पेट्रोल का डिमांड क्या होने वाला। बात समझ में आया? ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव, द एम इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। हम इसको पढ़ते हैं माइक्रो, ताकि हम गुड्स एंड का प्राइस, हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, 10 रुपये में बेच, 12 रुपये में, ये डिसीजन लेते हैं हम, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटरमिन करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटरमाइंस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द देश का जीडीपी कितना, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट का टोटल इंडिया का ये साल का इनकम, मेरे अकेले का इनकम कौन सा है? ये माइक्रो इकोनॉमिक। पूरे नेशन का इनकम, ठीक है, ये स्टडी करते हैं हम लोग। बेसिक अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन देखो, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट, और यहाँ पर है इट अज्यूम्स ऑल माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब हम मान के चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम मानकर चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई इम्पैक्ट। एक कि हम जब एक पढ़ रहे हैं तो मानकर चल रहे हैं दूसरा कांस्टेंट है, और जब दूसरा पढ़ रहे हैं तब मानकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम जब पहला पढ़ रहे हैं तब मान के चलते हैं दूसरा कांस्टेंट है, दूसरा पढ़ रहे हैं तब मानकर चलते हैं पहला कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद
इसका एक और नाम है, अदर नेम प्राइस थ्योरी, और इसका एक और नाम है इनकम एंड। का नाम प्राइस थ्योरी इसीलिए है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के जो बिजनेसमैन है वो लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड, जैसे एप्पल अभी एक फ़ोन लॉन्च किया, ठीक है, कौन सा लॉन्च किया था कि 17 का प्राइस मार्केट में, ये कैसे पता चला? क्या सपना आया उसको कि 1,20,000 प्राइस रखते हैं कि 1,40,000 रखते हैं? वो कैसे डिसाइड किया कि प्रोडक्ट का प्राइस 1,20,000 होना चाहिए जिससे लोग खरीदेंगे भी और हमें भी प्रॉफिट हो? ये 1,25,000 क्यों नहीं रखा, 1,20,000 क्यों, या 1,30,000 क्यों नहीं रखा? 1,00,000 अगर मान लो 1,20,000 है तो मुझे पता भी नहीं कितना, मान लो 1,20,000 है तो वो 1,20,000 कैसे डिसाइड किया? के लिए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा पहले, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के डिमांड एंड सप्लाई को समझा, जब वो डिमांड एंड सप्लाई को समझा तो वहां से उसको पता चला कि प्राइस, कॉमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। जैसे मान लो अभी आईफोन का प्राइस, आईफोन 17 का प्राइस कंपनी रखा 1,20,000, अब वो 1,20,000 डिसाइड करने के लिए सबसे पहले डिसीजन लिया कि वो कितना यूनिट बनाना चाहता है, ठीक है, जब वो डिसाइड किया कि मैं आईफोन का 5,00,000 यूनिट बनाना चाहता हूँ, 5,00,000 यूनिट को मैन्युफैक्चर करना, प्राइस कितना डिसाइड कर रहा है? तो वो एक बार में ऐसे 1,20,000 डिसाइड नहीं कर लिया कि चलो 1,20,000 रखते हैं, मजाक मजाक, ऐसा नहीं होता। वो पहले क्या किया, मार्केट में सर्वे किया, अगर प्राइस 1,50,000 हुआ तो कितना यूनिट का डिमांड होगा? तो बहुत सारे लोग बोले कि 1,50,000 होगा तो हम नहीं, तो डिमांड उसको पता चला कि 3,00,000 यूनिट मार्केट में तो बेचना कितना है, तो वो क्या किया, प्राइस थोड़ा कम, वो प्राइस 1,00,000 रखा। 1,00,000 में जब सर्वे किया तब उसको पता चला कि अगर प्राइस 1,00,000 होगा तो बहुत ज्यादा लोग खरीदने आ जाएंगे, 8,00,000 लोग खरीदने आ जाएंगे, तो बेचना कितना था, हाँ चला, तो अब वो क्या किया, चलो एक काम करते हैं 1,25,000 रखते हैं, एक 25 में को पता चला कि 5,00,000, 4,50,000 लोग आएंगे, तो बेचना कितना, वो क्या करेगा, प्राइस को थोड़ा और कम कर, आ गए खरीदने, क्या प्राइस डिसाइड किया ना, डिसाइड तरीके से कॉमोडिटी। देखो ये सब प्रोडक्ट का ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, ये नहीं सोचना कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना है उसमें 20% मार्जिन जोड़कर चलो बेचते हैं, ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10-20 हज़ार होता है, ठीक है, 20,000 30,000 रुपये में आईफोन बन जाता है, लेकिन कंपनी बेचता है 1,20,000 रुपये में, ठीक है, तो ये वो प्राइस डिसाइड कैसे करता है, ऑन ऑफ सर्वे, सर्वे करवाता है पहले, इस प्राइस पर कितना क्वांटिटी बिकने का एक्सपेक्टेशन है, अगर 1,50,000 होगा तो कितना क्वांटिटी बिक सकता है, 1,00,000 होगा तो कितना क्वांटिटी बिक सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जितना यूनिट बेचना है उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड, बात समझ में आया। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द कॉमोडिटीज का प्राइस इसी, और ये जो है ये है माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम पढ़ेंगे इसको कैसे करते हैं आगे जाकर, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्राइस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिसाइड, प्राइस थ्योरी बोलते हैं क्योंकि प्राइस डिसाइड, और यहाँ पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, हम क्लास 12th में जाकर इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, दिस इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब हम लोग यहाँ पर किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक कंपनी के बारे में हम पढ़ते हैं, या एक छोटे ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में एक साथ नहीं पढ़ते, अगर बहुत सारे लोगों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बन, ठीक है, हम माइक्रो एक छोटे से ग्रुप या फिर एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम आईफोन के बारे में पढ़े, आईफोन के बारे में पढ़ना मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पढ़े, अगर हम सारे मोबाइल फोन कंपनी के बारे में एक साथ पढ़ते तो वो क्या बन जाता, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड इज डेराइव्ड बाय एग्रीगिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर इन द पर्टिकुलर, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर डिमांड एज अ होल फॉल्स हाईएस्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेट डिमांड इज डेराइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी, ठीक है,
यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में, पर एंटायर। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, एक पर्सन का इनकम, एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी का सेल्स, एक प्रोडक्ट का प्राइस, ये सब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? पूरे नेशन का इनकम, नेशनल इनकम, एक कंपनी, एक पूरे नेशन का आउटपुट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस पढ़े थे हम लोग, पूरे इकोनॉमी में सारे प्रोडक्ट का प्राइस एज अ होल, ठीक है। जब हम टोटल के बारे में पढ़ते हैं तो है बेसिक समझ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग बताओ एक बार, स्टार्टिंग से चैप्टर 1 3 प्रॉब्लम्स पढ़े थे जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। क्या क्या है वो प्रॉब्लम्स? 3 छोटा छोटा प्रॉब्लम है। एक है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा है अल्टरनेट यूजेस। उसके बाद 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़े। क्या क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद हम पढ़े डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक दो बेसिक डिफरेंस बता दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना अभी के लिए सफिशिएंट। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आज अकाउंट्स क्लास नहीं, आज कैंसल अकाउंट्स क्लास। नॉर्मल टाइमिंग जो है अभी तुम लोगों का वो 5 PM टू 7 PM, 5 to 6 इसमें 2 क्लासेस है, 5 to 6 और 6 to 7। ये है इकोनॉमिक्स और ये है अकाउंट्स। ये कौन कौन सा डे है? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है। अच्छा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, होगा। ये है BST क्लास, ठीक है। BST वही 6 से 7, ये 6 से 7 होगा या 5 से 6 होगा, हम सर बता देंगे, ठीक है। बाकी 3 BST क्लास होगा और 3 दिन हमारा इकोनॉमिक्स क्लास, 5 to 6 इकोनॉमिक्स, 6 to 7 अकाउंट्स, ठीक है। समझ में आ गया ना टाइमिंग? जो नए लोगों को टाइमिंग समझ में आ गया। अभी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आना है जब तक BST का बैच शुरू नहीं होता। 3 दिन आना है, 5 से 7। आज एक दिन के लिए सिर्फ 6 से 7 वाला क्लास कैंसिल है, बाकी हर रोज 2 क्लास है, ठीक है।